Hello students, good afternoon. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Dear students, लास्ट क्लास में हमने हाईवे मटेरियल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे पेवमेंट डिजाइन के क्वेश्चंस का. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि साउंड जो है दैट इज क्लियर और नॉट. इज द साउंड ऑडिएबल और नॉट? प्लीज कमेंट. जल्दी से कमेंट करके बताइए कि साउंड जो है आपको ऑडिएबल है या नहीं है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम पेवमेंट डिजाइन. पहला क्वेश्चन है, रिजिड पेवमेंट इज डिजाइन्ड एज पर. कोड पूछना चाह रहा है कि कौन से कोड के अकॉर्डिंग हम रिजिड पेवमेंट को डिजाइन करते हैं. ठीक है, चार ऑप्शंस गिवन है: आईआरसी 37, आईआरसी 58, आईआरसी 67 एंड आईआरसी 73. तो कोर्स याद रखना, आजकल कोर्स बहुत पूछते हैं. चारों में लिखवा रहा हूं जो भी ऑप्शन है इनके. आईआरसी 37 जो है इट गिव्स द गाइडलाइंस फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट. ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? नेक्स्ट ऑप्शन था आईआरसी 58. गुड आफ्टरनून नवीन, नोट कीजिए इसे जल्दी से. ओके, तो याद रखना ये आजकल कोड काफी ज्यादा पूछते हैं. आईआरसी 37 जो है दैट इज द गाइडलाइंस फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट. आईआरसी 58 जो है दैट इज फॉर रिजिड पेवमेंट. आईआरसी 67 जो है इसमें स्पेसिफिकेशन से फॉर रोड साइंस. एंड आईआरसी 73 लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स है इसमें फॉर नॉन अर्बन मतलब रूरल एरियाज के लिए. ओके, तो रिजिड पेवमेंट के लिए पूछा था कौन सा हो जाएगा? आईआरसी 58 हो जाएगा. तो आंसर हो जाता है पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन यूजिंग द डेटा फ्रॉम अ प्लेट बियरिंग टेस्ट. प्लेट बियरिंग टेस्ट आपने सोइल में पढ़ा होगा. फॉर डिटरमाइनिंग द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन द वैल्यू ऑफ सेटलमेंट टू बी यूज्ड इज. कितना लेते हैं वैल्यू ऑफ सेटलमेंट? बताइए, अगर ये मेथड पढ़ा होगा आपने तो पता होगा आपको. बताइए किसी को. ये हम लेके चलते हैं 1.25 mm.
ठीक है, 1.25 लेकर चलते हैं, याद रखिएगा इसको। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फंक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट इज टू। 1.25 लेकर चलते हैं हम। ओके, तीसरा देखिए, नाम से पता लग रहा है एक्सपेंशन जॉइंट का फंक्शन पूछा है। क्या फंक्शन होता है? टेम्परेचर इंक्रीज के कारण एक्सपेंशन अलाउ करना, मतलब ऑप्शन डी हो जाता है, टू अलाउ फ्री एक्सपेंशन ऑफ पेमेंट। ठीक है, किस टाइप की पेमेंट में हम ये प्रोवाइड करते हैं? दो टाइप की आपने पेमेंट पढ़ी होगी, एक तो आप पढ़ते हो फ्लेक्सिबल पेमेंट और दूसरा पढ़ते हो रिजिड पेमेंट। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है किसी फ्लेक्सिबल मटेरियल से हम बनाते हैं, जैसे बिटुमिन से अगर रोड बनाते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है। और रिजिड पेमेंट क्या होती है? आरसीसी रोड जो बनती है, सीमेंट कंक्रीट रोड जो होती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिजिड पेमेंट। ये भी एसएससी जेई में पूछा हुआ है। ओके ओके, तो जो रिजिड पेमेंट बनाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, आरसीसी स्लेब्स को हम प्लेस कर देते हैं, एज ए स्लेब इसको हम डिजाइन करते हैं। जो रिजिड पेमेंट है इनको हम एज ए स्लेब डिजाइन करते हैं, वही रिइंफोर्समेंट जैसा कि हम स्लेब में प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो जो एक्सपेंशन होगा वो केवल किस में होगा? केवल रिजिड पेमेंट्स में होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में नहीं होता। ठीक है, बिटुमिन वाली रोड अगर आपने देखी होगी तो वहां पर ये जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं करते, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। किसमें? फ्लेक्सिबल पेमेंट में नहीं करते। इसकी रिक्वायरमेंट होती है आरसीसी स्लैब्स में, मतलब रिजिड पेमेंट्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखिएगा कि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स हम केवल रिजिड पेमेंट्स में हम प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में ये स्ट्रेसेस डेवलप ही नहीं होती, टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप ही नहीं होती है, तो वहां पर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जोन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, अगर नहीं पता तो नोट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स में पूछा हुआ है। लिख लेना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन रिजिड पेमेंट्स ओनली। ठीक है, जैसे एग्जांपल सीसी रोड जो हो गई। ओके, these are not provided in flexible payments। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिटुमिनस पेमेंट। ओके, तो क्वेश्चन देखिए अब। फंक्शन पूछा था, नाम से पता लग रहा है कि एक्सपेंशन जॉइंट क्या करेगा, एक्सपेंशन को अलाउ करेगा। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करेगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन जो है, देखिए, द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय आईआरसी। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए आईआरसी ने कौन सा मेथड रिकमेंड किया है? इसने रिकमेंड किया है सीबीआर मेथड। ठीक है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, ये रिकमेंड किया है आईआरसी ने। ओके, एक और क्वेश्चन बनता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन मेथड्स कौन कौन से, नाम पूछे जाते हैं। ठीक है,
फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो वो नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है, तो नोट कर लेना। मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। एक तो ग्रुप इंडेक्स मेथड हम पढ़ते हैं, या इसको हम बोलते हैं जीआई मेथड। सेकंड है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो मेथड, मतलब सीबीआर मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड है बर्मिस्टर्स मेथड। फोर्थ मेथड है ट्राइएक्सियल मेथड। एक और होता है मैक्लियोड मेथड। ओके, और एक और मेथड है कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड, सीआरवी मेथड हम इसे बोलते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स है, दीज आर दी मेथड्स फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। नाम याद रखना, पूछा जाता है। ओके, तो देखिए, अब यहाँ पर पूछा था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए आईआरसी ने कौन सा मेथड रिकमेंड किया है, सीबीआर मेथड। बाकी ऑप्शंस भी देखिए, ग्रुप इंडेक्स मेथड जो है, दिस इज द मेथड फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। सीबीआर मेथड भी फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए। वेस्टरगार्ड मेथड जो होता है, ये रिजिड पेमेंट के डिजाइन के लिए मेथड है, याद रखना। ठीक है, वेस्टरगार्ड मेथड जो है, इससे हम रिजिड पेमेंट को डिजाइन करते हैं। और जो बेंकलमैन बीम मेथड है, इससे हम क्या करते हैं, ओवरले डिजाइन करते हैं। ओवरले डिजाइन का मतलब क्या है कि कोई एग्जिस्टिंग पेमेंट है, एग्जिस्टिंग रोड है, उसके ऊपर फर्दर पेमेंट हमें बनानी है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरले डिजाइन। ओके, इसे हम बोलेंगे ओवरले डिजाइन। ओके, तो ये जो बेंकलमैन बीम मेथड है, इससे हम ओवरले डिजाइन करते हैं, वो भी फ्लेक्सिबल पेमेंट पर। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रेंथ है या कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी पूछ लेते हैं इसको, कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल या एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। ठीक है, इस तरह से भी पूछ लेते हैं इसको, कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल या एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। ठीक है, इस तरह से भी पूछ लेते हैं इसको, कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल या एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे।
कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टायर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस दी। टायर प्रेशर जो है किसको प्रभावित करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है? ए ऑप्शन है टोटल डेप्थ ऑफ पेमेंट को ये अफेक्ट करता है, बी है क्वालिटी ऑफ सरफेस कोर्स को अफेक्ट करता है, सी है बोथ ऑफ दी अबव, और डी है नन ऑफ दिस। बताइए फिफ्थ क्वेश्चन। ये हम डेप्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं सरफेस कोर्स की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। डेप्थ तो लगभग कांस्टेंट सी रहती है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे अगर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, जो टॉप सरफेस सरफेस कोर्स या वियरिंग कोर्स जो है उस पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है टाई बार्स इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स आर प्रोवाइडेड एट। ठीक है, जितनी भी टाइप की बार्स हम प्रोवाइड करते हैं वो केवल हम सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, या हमें बोलना चाहिए कि रिजिड पेवमेंट में हम प्रोवाइड करते हैं, जबकि बिटुमिनस जो पेवमेंट होती है, मतलब जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होती है, उसमें किसी भी टाइप की बार हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, अब ये कहां पर प्रोवाइड करते हैं टाई बार्स को? ऑप्शन है ए एक्सपेंशन जॉइंट पर, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पर, वार्पिंग जॉइंट्स पर, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स पर। बताइए। तो टाई बार से रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट कर लीजिएगा आप। देखिए, ये हमारा पेवमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं नंबर ऑफ स्लेब्स को प्लेस कर देते हैं। आपने सीसी रोड बनते हुए देखी होगी, आपने सीसी रोड बनते हुए देखी होगी, आरसीसी रोड, वो एज ए स्लेब हम डिजाइन करते हैं, उसमें वही प्रॉपर जो स्लेब में हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वही हम इसमें भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, सेम एज ए स्लेब हम डिजाइन करते हैं। तो एक स्लेब तो ये हो गई, दूसरी स्लेब ये हो गई, बीच में कुछ जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ये वाला जॉइंट क्या है? ये वाली डायरेक्शन जो है रोड की, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, आपको पता होगा। और ये वाली जो डायरेक्शन है ये हम ट्रांसवर्स या लेटरल डायरेक्शन बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक जोन तो यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं, और एक हम प्रोवाइड करते हैं लेटरल डायरेक्शन में। ये एक स्लेब होगी, ये दूसरी स्लेब होगी, इन दोनों स्लेब के बीच में एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कुछ जॉइंट है, एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कुछ जॉइंट है। ओके, ये जो बार्स हमने प्रोवाइड किए ना, ठीक है, कहां पर प्रोवाइड की, किस डायरेक्शन में प्रोवाइड किए, इनकी डायरेक्शन क्या है इन बार्स की? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये बार्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये बार्स है टाई बार्स, इनको हम बोलते हैं टाई बार्स। ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, लेकिन कौन से जॉइंट पर है? ये ट्रांसवर्स जॉइंट पर प्रोवाइडेड है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो टाई बार्स हम प्रोवाइड करते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और कौन से जॉइंट पर प्रोवाइड करते हैं? ट्रांसवर्स जॉइंट पर हम प्रोवाइड करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है?
देखिए जो ये बार्स है ना, ये किसी भी टाइप का कोई लोड ट्रांसफर नहीं करती है। टाई बार्स जो है, ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टाई बार्स जो है वो इस स्लेब से इस स्लेब पर कोई लोड ट्रांसफर नहीं करेगी। ठीक है, ये किसी भी टाइप का लोड ट्रांसफर नहीं करती। इसका फंक्शन क्या है कि दोनों को टाई रखना, ये स्लेब और ये स्लेब इनको बांधे रखना इसका पर्पज होता है, जिससे दोनों सेम लेवल पर रहे। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। तो जिनको नहीं पता हो ना टाई बार्स क्या होती है, वो एक बार ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट कीजिएगा। टाई बार्स डू नॉट ट्रांसफर लोड। ठीक है, किसी भी टाइप का लोड ये ट्रांसफर नहीं करेगा। ओके, टाई बार्स आर प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स जॉइंट्स इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। साइज क्या होती है इनकी? जनरली इनकी साइज क्या होती है बताइए टाई बार्स की? जनरली नहीं, 10 mm बार हम यूज करते हैं। 10 mm डाया HYST बार्स हम यूज करते हैं। Generally 10 mm diameters HYSD bars are used as tie bars। और इसका फंक्शन क्या है कि जो ये दो स्लेब्स इनको रिजिडली कनेक्ट रखना, जिससे दोनों सेम लेवल पर रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख लेंगे हम। टाई बार्स कनेक्ट द स्लेब्स रिजिडली, इसका फंक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द टाई बार्स आर डिजाइन फॉर डिजाइन टेंजल स्ट्रेस ट्रांसवर्स जॉइंट एक्सप्लेन। देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है रोड की, और ये ट्रांसवर्स या लेटरल डायरेक्शन हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एक स्लेब तो ये वाली हो गई, एक स्लेब ये वाली हो गई, इनके बीच में जॉइंट कहां पर प्रोवाइडेड है? एक तो जॉइंट ये हो गया, ये जॉइंट किस डायरेक्शन में है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बोलेंगे हम बिटवीन टू स्लेब्स। और एक स्लेब ये है, एक स्लेब ये है, तो इनके बीच में इस डायरेक्शन में भी जॉइंट है, इस डायरेक्शन में भी जॉइंट है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? दिस इज दी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये ट्रांसवर्स जॉइंट बोलेंगे बिटवीन द स्लेब्स। तो हमने ये जो बार्स प्लेस किए ना, टाई बार्स, ये हमने कहां पर प्लेस किए? इसे ट्रांसवर्स जॉइंट पर प्रोवाइड किए। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल पे तो नहीं किए हमने टाई बार्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल भी हम बार्स प्रोवाइड करते हैं, वो अलग बार्स होती है, आगे देख लेंगे, डबल बार्स होती है। यहाँ पर टाई बार्स की बात कर रहे हैं, तो इनको हमने ट्रांसवर्स जॉइंट पर प्रोवाइड किया। और किस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया? इसको हमने प्रोवाइड किया है इस वाली डायरेक्शन में, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। इसलिए मैंने बोला टाई बार्स आर प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स जॉइंट एंड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ओके, कोई डाउट हो तो नोट इसको पूछिएगा, पहले ये नोट कर लीजिए।
ओके, तो और कोई डाउट हो तो पूछिए। देख लीजिए इन पॉइंट्स को। टाई बार से डू नॉट ट्रांसफर लोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे कोई लोड ट्रांसफर नहीं होता। इसका पर्पज ये होता है कि जो दो स्लेब्स प्लेस्ड है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, इनके बीच में हमें कनेक्शन बनाना है। क्यों बनाना है? अगर हमने ये टाई बार्स प्रोवाइड नहीं की ना, तो इनके बीच में जो ये ट्रांसवर्स जॉइंट है ना, वो ओपन हो सकता है। जॉइंट ओपन होने से प्रिवेंट करने के लिए हमने ये बार्स प्रोवाइड कर दी। जब ये हमने टाई बार्स प्रोवाइड की, तब उस केस में ये जॉइंट जो है दोनों स्लिप के बीच में, ये ट्रांसवर्स जॉइंट जो है वो ओपन इजीली नहीं होगा। ओके। सेकंड पॉइंट बोला मैंने, टाई बार्स आर प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स जॉइंट। ठीक है, ट्रांसवर्स जॉइंट में हमने प्रोवाइड किए इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसकी बार की डायरेक्शन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली 10 mm diameter HYST bars are used as tie bars. Then tie bars connect the slabs rigidly, जिससे जॉइंट ओपन नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है, टाई बार्स आर डिजाइन फॉर डिजाइन टेंजल स्ट्रेस। ओके। तो कोई अगर डाउट हो तो उसको क्लियर कीजिएगा। ओके। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था, टाई बार्स इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आर प्रोवाइडेड एट, कहां पर प्रोवाइड करते हैं? नोट कर रहे थे, जल्दी नोट करो। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना। ये जो हमने यहाँ पे बार शो की है, ये होते डोवेल बार। ठीक है, इसको करेक्ट करना। ये जो बार मैंने शो की, ये एक्चुअल में डोवेल बार है। ओके। और यहां पर जो बार होगी, दोनों शो कर दीजिए अब इसमें। ये वाली जो है इसको करेक्ट करना, ये डोवेल बार है। और ये वाली जो बार है, दिस इज द टाई बार। ठीक है, इसको हमने प्रोवाइड किया कहां पर? यहाँ पर जो हमने बोला, टाई बार से प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स जॉइंट। ट्रांसवर्स जॉइंट में तो हमने डोवेल बार प्रोवाइड किया है। इसको डोवेल बार कर देना। बाई मिस्टेक मैंने डोवेल बार का बता दिया आपको, तो इसको करेक्ट करना। इसको करेक्शन कीजिए। जो यहाँ पे टाई बार्स बोला था, इसको बोलना डोवेल बार्स आर प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स जॉइंट्स। ठीक है, इसको ट्रांसवर्स जॉइंट में हमने प्रोवाइड किया है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। ठीक है। ओके। बाकी सब कुछ करेक्ट है। ठीक है, बाकी फंक्शन तो इसका बोला है, इसको करेक्ट कीजिएगा। यहां पर देखिए, टाई बार्स हमने कहा प्रोवाइड किए? इस वाले जॉइंट पर। ये वाला जॉइंट किस डायरेक्शन में है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, इस स्लेब और इस स्लेब के बीच में है। ठीक है, स्लेब्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है ना, वहां पर हम टाई बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। कौन सी? ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो एक पॉइंट अब इसी का यहां पर लिख लीजिए। जो टाई बार्स है, टाई बार्स आर प्रोवाइडेड इन longitudinal joints in transverse direction.
ठीक है, डोवेल बार के और जो फंक्शन है आगे हम पढ़ लेंगे जब भी क्वेश्चन होगा। डोवेल बार का साइज होता है 25 mm का अबाउट। ठीक है, लेकिन जो टाई बार से इसका साइज 10 mm होता है, HYSD बार हम यूज करते हैं, ये भी नोट कीजिएगा। अब बताइए, कोई डाउट हो तो इससे रिगार्डिंग पूछिएगा, इससे बताइए। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? डोवेल बार्स के और जो पॉइंट्स आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर फोकस हमारा केवल टाई बार पर था, वो बाई मिस्टेक मैंने इसको टाई बार बोल दिया था, तो इसलिए मैंने, ठीक है, इसके भी बता दिए कुछ पॉइंट्स। आगे और जो पॉइंट्स है, साइज क्या होती है इसकी, लेंथ कितनी होती है डोवेल बार की, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 25 mm के अबाउट होती है डोवेल बार की साइज। बाकी आगे मैं नोट कराऊंगा ये आपको। ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। सिंपल सा दिख रहा है ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम प्रोवाइड, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं टाई बार्स को, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। ठीक है, जबकि डोवेल बार जो है ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स जॉइंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। बस ये पॉइंट्स याद रखना। तो अब देखिए क्वेश्चन, देखिए टाई बार्स पूछा है कि हम कौन से जॉइंट में प्रोवाइड करते हैं, तो अभी डायग्राम्स देखा कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए डोवेल बार्स के लिए, तो वो हम ट्रांसवर्स जॉइंट्स में हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, बेस कोर्स इन रिजिड पेमेंट्स इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि जो पेमेंट हम डिजाइन करते हैं, जो रोड डिजाइन करते हैं, अगर उसका क्रॉस सेक्शन हम देखें तो वहां पर 3 या 4 लेयर्स नॉर्मली होती है। ठीक है, अगर 4 लेयर्स की बात करें, फ्लेक्सिबल पेमेंट में 4 लेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं। जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर होती है, मतलब जो नेचुरल ग्राउंड है जिसके ऊपर रोड बन रहा है, उसको हम बोलते हैं सब ग्रेड। ठीक है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द रोड। इसके ऊपर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इसके ऊपर सब बेस कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर हम बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में केवल हम बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं, सब बेस कोर्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर जो सबग्रेड सोइल है इसकी स्ट्रेंथ सफिशियंट है, ठीक है, तब उस केस में हम केवल बेस कोर्स प्रोवाइड करेंगे। अगर सबग्रेड सोइल की स्ट्रेंथ सफिशियंट नहीं है, तब हम सब बेस कोर्स और बेस कोर्स दोनों प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक्सपेंशन जॉइंट का पर्पज क्या है, तो एक्सपेंशन जॉइंट का पर्पज ये होता है कि एक्सपेंशन को अलाउ करना। ठीक है, आपने देखा होगा कि रोड्स पे भी देखते हो ना, फ्लाईओवर्स वगैरह पर देखा होगा आपने कि कुछ कुछ डिस्टेंस में स्लैब्स के बीच में हम गैप छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ कुछ डिस्टेंस में हम स्लैब्स के बीच में गैप छोड़ते हैं, जिससे क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मियों का जब टाइम होगा, तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पर गैप चाहिए, गैप प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर गैप नहीं छोड़ा तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो एक्सपेंशन अलाउ करना इसका पर्पज है। ठीक है, ओके, और जो टॉप लेयर होती है दैट इज द सरफेस कोर्स, या इसको वियरिंग कोर्स बोलते हैं, सरफेस या वियरिंग कोर्स। तो बेसिकली ये 4 लेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं।
ओके, अब बेस कोर्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि मड जो होगा नीचे उसकी पंपिंग ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करना। फ्रॉस्ट एक्शन जो है इसको प्रिवेंट करना। ठीक है, इनका इफेक्ट सबग्रेड पर नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, मड पंपिंग और फ्रॉस्ट एक्शन दोनों को ये प्रिवेंट करता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व्ड इन। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग क्या होती है? जब हम ओवरले डिजाइन करते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग रोड है उस पर ही हमने वापस से कोई लेयर बिछा दी, कोई पेवमेंट बिछा दी, तब उस केस में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग रोड थी ना उसमें अगर कोई क्रेक है, जस्ट उसके ऊपर जो नई जो हमने पेवमेंट बिछाई है उसमें जो क्रैक डेवलप हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। ठीक है, वापस से सुनना ध्यान से कि कोई एग्जिस्टिंग रोड थी, ठीक है, एग्जिस्टिंग पेवमेंट थी, उसमें कहीं पर क्रैक्स डेवलप्ड हो रखे हैं। ठीक है, उसी पेवमेंट के ऊपर हमने नई पेवमेंट बिछा दी, तो जो जहां पर पहले क्रैक्स थे ना जस्ट उसके ऊपर ही क्रैक्स अगर डेवलप हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। ओके, तो किस केस में होता है ये? जब ओवरले डिजाइन करते हैं हम, ओवरले पेवमेंट जब हम डिजाइन करते हैं उस केस में होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होगा बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कॉन्क्रीट सरफेस। ओके, अगर नहीं पता तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग क्या होती है। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग, इट इज द क्रैक इन ओवरले फ्लेक्सिबल पेवमेंट। इट इज द क्रैक इन ओवरले फ्लेक्सिबल पेमेंट ओवर एन एग्जिस्टिंग क्रैक इन अंडरलाइंग पेमेंट, मतलब नीचे वाली जो लेयर थी ना पहले जो एग्जिस्टिंग थी उस पर जहां पर क्रैक्स थे उसी के ऊपर नई जो लेयर बिछाई हमने ओवरले फ्लेक्सिबल पेमेंट जो बिछाई उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। नोट कीजिए इसे। ओके, तो क्वेश्चन था रिफ्लेक्शन क्रैकिंग कहां पर ऑब्जर्व की जाती है? बिटुमिनस ओवरले में या फ्लेक्सिबल ओवरले में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में बोल रहा है रिजिडिटी फैक्टर फॉर अ टायर प्रेशर ग्रेटर देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रिजिडिटी फैक्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं, तो नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो देख लीजिए कि रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है। इसको हम आरएफ भी बोलते हैं। इट्स द रेशियो ऑफ क्या? कॉन्टैक्ट प्रेशर टू टायर प्रेशर। ओके, फिर एक टेबल नोट कीजिएगा।
तो देखिए, एक तो ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है। इट इज अ रेशियो ऑफ कांटेक्ट प्रेशर टू टायर प्रेशर। और ये डेटा पर बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखिएगा टायर प्रेशर जो है अगर ये लेस देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, या कई बार एग्जाम में बोलता है कि कांटेक्ट प्रेशर जो है दैट इज मोर देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस केस में रिजिडिटी फैक्टर कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ओके। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि टायर प्रेशर और कांटेक्ट प्रेशर जब है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, तब इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं रिजिडिटी फैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 1। और जब टायर प्रेशर जो है दैट इज ग्रेटर देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्वेश्चन में बोलेगा कि कांटेक्ट प्रेशर जो है दैट इज लेस देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उस केस में रिजिडिटी फैक्टर जो है होगा दैट इज लेस देन 1। ओके। तो देखिए क्वेश्चन देखिए अब, इसमें बोला है टायर प्रेशर जो है दैट इज ग्रेटर देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताइए रिजिडिटी फैक्टर कितना होगा। आंसर बताइए इसका। बताइए। इट इज लेस देन 1, उस टेबल से हम देख सकते हैं। ओके, बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेवमेंट इज नोन एज, बताया था आपको जो सबसे निचली लेयर होती है पेवमेंट की क्या होती है, सबग्रेड होती है। इट इज अ नेचुरल ग्राउंड जिस पर हम रोड बनाते हैं। ओके, या इससे हम फाउंडेशन ऑफ रोड भी बोलते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट एट डेप्थ ग्रेटर देन 2s, ESWL इज गिवन बाय। ESWL क्या होता है, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, इसको हम बोलते हैं। इसके लिए रिलेशन बताइए जो IRC ने रिकमेंड किया, इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। Which test is performed for quick determination of the quality of subgrade soil? बताइए, सबग्रेड सोइल की क्वालिटी के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, CBR मेथड या ग्रुप इंडेक्स मेथड हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन है इन दोनों में से, CBR मेथड। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 13। द पोजीशन ऑफ बेस कोर्स इन अ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज। बेस कोर्स की पोजीशन कहां पर होती है, हमने डिस्कस किया था, अभी डायग्राम बनाया भी था मैंने। सबसे नीचे होती है सबग्रेड, उसके ऊपर सब बेस कोर्स, उसके ऊपर बेस कोर्स, और सबसे ऊपर सरफेस कोर्स, या जिसको हम वियरिंग कोर्स भी बोलते हैं। बताइए आंसर इसका। ओवर दी सब बेस कोर्स। ठीक है, सब बेस कोर्स के ऊपर होगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 14। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन कुछ पीएसयू में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली ईएस के। देखिए दो टेबल्स दिए, इनको मैच करना है। तो पहला जो है टेबल, इसमें पी देखिए, पी पॉइंट देखिए, मार्शल स्टेबिलिटी इन केजी। देखिए जो मार्शल टेस्ट हम करते हैं, मार्शल जो मेथड है दैट इज द मेथड ऑफ डिजाइन फॉर बिटुमिनस पेवमेंट। ठीक है, उससे हम बिटुमिनस पेवमेंट को डिजाइन करते हैं। और इसमें स्टेबिलिटी की वैल्यू जो रिकमेंड किए कोड ने, मिनिमम दैट इज 340 kg। ठीक है। तो पी का क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2, 340 kg। ठीक है। पी का 2 तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, पी का 2 तो एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो बाकी डेटा भी आप सीधा रट सकते हो, क्योंकि डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्टली देख लेना है इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द यूनिट फॉर कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड मॉडुलस इज। बताइए सबग्रेड मॉडुलस क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। एनीवन, सबग्रेड मॉडुलस की यूनिट क्या होती है, लिख लीजिए इसे। कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड मॉडुलस, इसको हम के से नोट करते हैं। ओके। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, बताइए कोई भी। इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड मॉडुलस। ठीक है। तो यहां से देखिए डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं, प्रेशर को अगर हम पी से डिनोट करें,
डिफ्लेक्शन को डेल्टा से, तो हम के इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा बोल सकते हैं, प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। ओके, ऐसा। यूनिट की बात करें तो यूनिट भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आप बोल सकते हैं, ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ले सकते हैं। ठीक है, अगर फोर्स को केजी में कंसिडर कर रहे हैं तब तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मली हम केजी में लेकर चलते हैं, ठीक है, हाईवे में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में केजी की टर्म नहीं थी। ठीक है, ऑप्शंस में केजी की टर्म नहीं है, तो हम फिर फोर्स को न्यूटन में लेकर चलेंगे। पता होगा ना आपको, बताइए। फोर्स को हम केजी में मेजर कर सकते हैं क्या? एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये, 2 बार पूछा है। फोर्स को हम केजी में मेजर कर सकते हैं क्या? सही है गलत है? एसएससी जेई में 2 बार अलग अलग तरीके से पूछा है कि फोर्स को हम केजी में मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी जेई में, जो डीएसएसबी में भी, दिल्ली के एग्जाम में भी पूछा था। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स, निम्न में से कौन सी यूनिट फोर्स की यूनिट नहीं है। ऑप्शंस दिए थे, एक ऑप्शन दिया न्यूटन, एक ऑप्शन दिया डाइन, एक ऑप्शन दिया केजी किलोग्राम। ओके, और एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। क्या आंसर बताओगे? क्वेश्चन है, एसएससी जेईई का क्वेश्चन ये है, और कई एग्जाम्स में ये पूछा है कि कौन सी यूनिट इनमें से फोर्स की यूनिट नहीं है। बताइए इनमें से क्या आंसर होगा। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टिक करते हैं ना आंसर, वो इसका आंसर सी टिक करते हैं। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर बोलते हैं वो केजी बोलते हैं, जबकि आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, बहुत बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फोर्स की यूनिट केजी भी होती है। अब होती है तो फिर कौन से यूनिट सिस्टम में होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा है एसएससी जेई में। कौन सी यूनिट सिस्टम में हम फोर्स को केजी में मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट सिस्टम में हम फोर्स को केजी में मेजर करते हैं, बताइए। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ऑल टी पेपर्स करोगे तो आपको मिलेगा। एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो ना फिजिक्स में या मैकेनिक्स में, तो ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट एमकेएस सिस्टम, एक तो होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट एमकेएस सिस्टम, और एक होता है एमकेएस ग्रेविटेशनल सिस्टम। ठीक है, एमकेएस ग्रेविटेशनल सिस्टम। तो जो फोर्स होता है ना, फोर्स को एब्सोल्यूट एमकेएस सिस्टम में तो हम न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, और जो एमकेएस ग्रेविटेशनल सिस्टम है, इस सिस्टम में फोर्स को आप किलोग्राम में मेजर करते हैं। ओके, और जो यूपीएससी के और एसएससी मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी यूनिट सिस्टम में होते हैं। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि हम नॉर्मली हम कैसे एब्सोल्यूट सिस्टम में जो मास होता है उसको केजी में लेकर चलते हैं। तो अब ये केजी जो है, ये मास की यूनिट है या फोर्स की, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, तो कई बार यहाँ पे एफ लगा देता है आगे। क्वेश्चन क्यों होंगे आपने से, तो आगे केजी एफ लगा होता है। ठीक है, या ब्रैकेट में एफ बोल देता है, या केवल केजी बोल देता है। जब बोल दिया उसने फोर्स है, ठीक है, तो वो हम समझ जाएंगे कि ठीक है, ये कौन सा सिस्टम में मेजर करना चाह रहा है, हम कैसे ग्रेविटेशन सिस्टम है। ये नाम याद रखना, पूछते हैं, अगर नहीं पता हो तो इसको भी नोट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर तो केजी में तो मेजर किया नहीं, नॉर्मली हम हाईवे में केजी में लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम न्यूटन में लेके चलेंगे, प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहां से अगर हम सोचे ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा हम बोल देंगे। और डिफ्लेक्शन किस में लेंगे, फिर मीटर में लेंगे, तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। एमकेएस ग्रेविटेशनल सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, फोर्स को केजी में मेजर कर लेंगे, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या मीटर क्यूब हो जाएगा, या एमएम क्यूब, जो भी लेना है आपको। ओके, तो सिंपल सा था ये, जिनको नहीं पता वो नोट कीजिए इसे।
ओके, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इनमें से? तो क्या पॉसिबल है, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब या केजी पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं हम। अगर फोर्स को केजी में मेजर करें तो ये होगा केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो तो इसको हम केजीएफ बोल देंगे तो आप समझ जाओगे कि ठीक है फोर्स को केजी में मेजर किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। द जॉइंट पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ द कॉन्क्रीट रोड आर कॉल्ड। बताइए, आपको पता होगा, ये डिस्कस किया था हमने। सेंटर लाइन ऑफ रोड के पैरेलल जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ट्रांसवर्स जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, ऑल ऑफ दीज। बताइए आंसर प्लीज। बी कैसे होगा भाई? हमने डिस्कस किया था ना, सेंटर लाइन ऑफ रोड के पैरेलल वो बोल रहा है। ठीक है, सेंटर लाइन जो रोड की होती है इस डायरेक्शन में होती है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है। इसके पैरेलल जो जॉइंट है, ये वाला जॉइंट कौन सा है? ये वाला जॉइंट क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, इस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हो गया। अगर बोलता है कि सेंटर लाइन ऑफ रोड के परपेंडिकुलर कौन सा जॉइंट होता है, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा जॉइंट होता है? ट्रांसवर्स जॉइंट हो जाता है वो। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोलता ना तो वो ट्रांसवर्स जॉइंट हो जाता। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17। एज पर आईआरसी द मैक्सिमम लोड ऑन एक्सेल ऑफ अ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड। रिकमेंडेशन नहीं है आईआरसी की, बताइए, पता होगा आपको। 8170 केजी, काफी एग्जाम में पूछते ही है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं कि जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड है वो कितना होगा? इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ठीक है, इसको वो बोलता है शॉर्ट में ESWL, या कई बार इसको ESW बोलता है। ठीक है, ये कितना होता है बताइए। ध्यान है किसी को? इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कितना होता है? दो व्हील पर इतना लोड, तो एक व्हील पर कितना, इसका हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4085 केजी। याद रखिएगा इसे, ये भी नोट कीजिए। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द व्हील लोड। ए ऑप्शन है डायरेक्टली टू द सबग्रेड, बी है थ्रू स्ट्रक्चरल एक्शन, सी है थ्रू अ सेट ऑफ लेयर्स टू द सबग्रेड, डी है डायरेक्टली टू द बेस कोर्स। ठीक है, तो सारी लेयर्स होती है। ठीक है, सबसे ऊपर सरफेस कोर्स हो जाएगा, उसके नीचे क्या होता है? बेस कोर्स होता है, उसके नीचे सब बेस कोर्स होता है, और उसके बाद में होती है फाउंडेशन या सबग्रेड। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में ये सारा अरेंजमेंट होता है। यहाँ से क्या होगा कि सरफेस कोर्स या वीयरिंग कोर्स से बेस कोर्स में लोड ट्रांसफर होगा, यहाँ से सब बेस कोर्स में फिर फाउंडेशन पे जाएगा। तो नंबर ऑफ लेयर्स इन्वॉल्व हो रही है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, थ्रू अ सेट ऑफ लेयर्स टू द सबग्रेड। ठीक है, डायरेक्टली सबग्रेड पे थोड़ी ट्रांसफर कर रहा है, डिफरेंट लेयर्स के थ्रू लोड ट्रांसफर हो रहा है सबग्रेड पर। सिंपल सा क्वेश्चन था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट से रिगार्डिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले एसएससी जेई में जो क्वेश्चन पूछता था वो केवल किससे रिगार्डिंग पूछता था? फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट, उसके अलावा पूछता ही नहीं था। फिर 3-4 साल से पूछने लग गया उससे ज्यादा डीप क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें हम, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते एक बार। देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें
जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आप समझते होंगे, आपने आरसीसी पढ़ा है, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब बेंडिंग स्ट्रेंथ। फ्लेक्चर मतलब क्या होता है, बेंडिंग। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल में लेके चलते हैं हम उसको, कंसिडर नहीं करते एनालिसिस में, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे जो इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है नेग्लिजिबल होती है, जीरो लेके चलेंगे, इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पर जो है लोड ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है इसमें लोड ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या होगा। यहाँ पर हम कुछ ग्रेनुलर मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेनुलर मटेरियल हम यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में लोड ट्रांसफर होगा, ठीक है। ऊपर वाली लेयर्स और नीचे वाली लेयर्स में सब में ग्रेन्स मौजूद है, तो उन ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर होता है। हैंस हैंस द लोड इज ट्रांसफर्ड ग्रेन टू ग्रेन। ओके। फिर यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ लेयर्स है, अगर एक लेयर डिस्टोर्ट हो गई, मान लीजिए सबग्रेड जो है वो डिफॉर्म हो गई, ठीक है, वो डिफॉर्म हो गई, तो ऊपर की सारी लेयर्स भी डिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वो जितनी भी लेयर्स बनी है वो किसी ना किसी फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मटेरियल से सारी लेयर्स बनी हुई है, तो अगर एक बार सबग्रेड जो है वो डिफॉर्म हो गई तो ऊपर की लेयर्स भी डिफॉर्म हो जाती है उसी शेप में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल मटेरियल से हमने इसको बनाया है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऐसा होगा, इफ द सबग्रेड is distorted, then the above layers are also distorted। ओके। एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर हम कौन से डिजाइन मेथड हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो भी डिजाइन मेथड हम यूज करेंगे फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, वो सारे इंपिरिकल मेथड्स हम बोलेंगे, सारे इंपिरिकल मेथड्स हम यूज करते हैं। इंपिरिकल मेथड्स आपको पता होगा, जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते, जो एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस के बेसिस पर गिवन होते हैं, उनको हम इंपिरिकल मेथड्स बोलते हैं। मतलब ये अप्रोक्सीमेट मेथड्स होते हैं, कभी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें रिजिड पेमेंट की, तो इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बहुत सफिशियंट होगी, क्योंकि इसके एज ए स्लेब बना रहे हैं ना हम, तो स्लेब में तो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है, बेंडिंग को तो रेजिस्ट करती है स्लेब, ठीक है। तो इसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो सफिशियंट होगी, ओके। यहाँ पर हम ग्रेनुलर मटेरियल्स यूज नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिजिड मटेरियल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एज अ स्लेब डिजाइन करते हैं, सारी जो लेयर्स है ना, यहाँ पर हम जो रिजिड पेमेंट है इसमें नॉर्मली तीन ही लेयर डिजाइन करते हैं। एक तो सबग्रेड हो गई, उसके ऊपर बेस कोर्स हो गया, उसके ऊपर सरफेस कोर्स हो गया। सब बेस कोर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नॉर्मली होती नहीं है, ठीक है। और जितनी भी लेयर्स डिजाइन की वो सारी हमने एज अ स्लेब डिजाइन की है। तो लोड ट्रांसफर यहाँ पर क्या कैसे होगा, स्लेब टू स्लेब होगा, ठीक है। ऊपर वाली स्लेब से नीचे वाली स्लेब पर लोड ट्रांसफर होगा, वहां से सबग्रेड पर ट्रांसफर होगा, ओके। तो different layers are designed as a slab, are designed as a slab। तो लोड ट्रांसफर कैसे होगा ये पूछा जाता है, पूछा हुआ अभी कई एग्जाम्स में। हैंस लोड ट्रांसफर इज स्लेब टू स्लेब, स्लेब टू स्लेब होगा, ओके। इसके बाद अगर सबग्रेड मान लीजिए कि वो डिस्टोर्ट हो गई,
तो ऊपर तो स्लेब है, नीचे वाली अगर लेयर जो है वो डिस्टोर्ट होगी तो ऊपर तो स्लेब है, तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वो अपर जो लेयर्स होगी वो डिस्टोर्ट नहीं होगी। अगर नीचे वाली लेयर्स डिस्टोर्ट हो रही है तो उस केस में अपर लेयर जो होगी वो डिस्टोर्ट नहीं होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ दी सबग्रेड is distorted, then the above layers are not distorted। और डिजाइन मेथड कौन सा यूज करते हैं हम? इलास्टिक मेथड, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, इलास्टिक मेथड से हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पेमेंट डिजाइन का यही है, इन्हीं पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नोट कीजिएगा इसे। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द कॉर्नर व्हील लोड स्ट्रेस फॉर अ रिजिड पेमेंट ऑफ 20 सेंटीमीटर थिकनेस एंड व्हील लोड ऑफ 4000 केजी अकॉर्डिंग टू गोल्डबैक फॉर्मूला इज। तो गोल्डबैक फॉर्मूला क्या होता है? कॉर्नर व्हील लोड स्ट्रेस जो होती है इसको सिग्मा सी से अगर नोट करें देन इट इज इक्वल टू 3p अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, p तो हो जाता है व्हील लोड, p हो जाता है यहाँ पर व्हील लोड। ओके, और h जो है दैट इज द थिकनेस ऑफ पेमेंट। ओके, तो P जो है देखिए कितना दिया है, 4000 केजी दिया है। इतना केजी
ठीक है, अब लोड दिया है केजी में दिया है ना, मतलब ये फोर्स को ही मेजर कर रहा है केजी में, मतलब ग्रेविटेशनल सिस्टम में इसने दिया हुआ है, एमकेएस ग्रेविटेशनल सिस्टम में। ओके, थिकनेस कितनी दी है पेवमेंट की, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो इतना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है बताइए। 20 स्क्वायर ये हो गया कितना, 400, ये कैंसिल 400, कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एज पर रिवाइज्ड आईआरसी गाइडलाइंस फ्लेक्सिबल पेमेंट हैज बीन डिजाइन्ड एज। बताइए, चार लेयर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बताया था फ्लेक्सिबल पेमेंट में चार लेयर्स होती है, एक तो सबसे नीचे सबग्रेड, ऊपर सब बेस कोर्स, उसके ऊपर बेस कोर्स एंड देन सरफेस कोर्स। ओके, तो सी आंसर हो जाएगा, इट इज अ 4 लेयर्स स्ट्रक्चर। देन क्वेश्चन नंबर 21। इन बर्मिस्टर्स एनालिसिस द पेवमेंट इज कंसिडर्ड एज ए। अगर ये मेथड पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें हम जो बर्मिस्टर मेथड है, इसमें हम जो पेवमेंट है इसको डबल लेयर सिस्टम मानकर हम पूरा एनालाइज करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, डबल लेयर्ड सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बेंकलमैन बीम मेथड मेजर्स। ठीक है, बताइए, पहले डिस्कस किया है, बताइए 22 का बेंकलमैन बीम मेथड से हम क्या मेजर करते हैं। हम डिफ्लेक्शंस मेजर करते हैं अंडर स्टैंडर्ड व्हील लोड्स। ओके, ये इसका पर्पज हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 23, ये भी पहले डिस्कस किया हुआ है। इन अ सीबीआर टेस्ट, इफ द सीबीआर वैल्यू एट 5 mm पेनिट्रेशन इज ग्रेटर देन दैट एट 2.5 mm पेनिट्रेशन, तो हम क्या करेंगे। ऐसा कल डिस्कस किया था मैंने कि हम जो सीबीआर टेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग हम करते हैं। नॉर्मल केसेज में जो 2.5 mm पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग सीबीआर वैल्यू होगी, दैट इज मोर देन द सीबीआर वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू 5 mm पेनिट्रेशन। नॉर्मल केस में ऐसा होगा। ओके, लेकिन अगर हमने टेस्टिंग की और 5 mm पेनिट्रेशन की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनिट्रेशन, तब एक बार हम टेस्ट को रिपीट करेंगे और फिर टेस्ट को रिपीट करने के बाद जो हायर वैल्यू होगी उसको हम सीबीआर वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो इस केस में टेस्ट होगा दैट शुड बी रिपीटेड। देन क्वेश्चन नंबर 24 जो है, दैट इज फॉर डिजाइनिंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट द क्रिटिकल लोडिंग कॉम्बिनेशन इज। बताइए, अगर आपने डिजाइन पढ़ी है तो जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लोड स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस और वार्पिंग स्ट्रेस, तीनों को हम कंसिडर करते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is not a component of an expansion joint used in jointed plain cement concrete। एक्सपेंशन जॉइंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। डबल बार्स हम एक्सपेंशन जॉइंट में प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जॉइंट फिलर हम प्रोवाइड करते हैं, सीलर हम यूज करते हैं। टाई बार्स यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते। टाई बार्स हमने बोला था कि हम कहां पर प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो टाई बार्स जो है वो हम एक्सपेंशन जॉइंट्स पर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, डबल बार्स करते हैं। ठीक है, जॉइंट फिलर हम करते हैं, सीलर्स तो हम देंगे किसी भी जॉइंट में हम ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन 26 देखिए, बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज फॉर डिजाइन ऑफ। बताइए, ये जो मेथड है किस पर्पज के लिए डिजाइन किया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 26। फ्लेक्सिबल ओवरले अगर हम डिजाइन कर रहे हैं ओवर फ्लेक्सिबल पेवमेंट, तो हम बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टिंग जो रोड थी ना वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट थी और उसके ऊपर हमें नई रोड बनानी है, वो भी फ्लेक्सिबल मटेरियल की होगी, तब हम बेंकलमैन बीम मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27 देखिए,
सीबीआर मेथड इज यूज टू फाइंड, बताइए इसे क्या फाइंड करते हैं हम? थिकनेस निकालते हैं। ग्रुप इंडेक्स मेथड हो गया, सीबीआर मेथड हो गया, इससे हम थिकनेस निकालते हैं पेमेंट की कितनी रिक्वायर्ड है। तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी 27 का हो जाता है, ऑप्शन बी। ओके, देन 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स आर प्रोवाइडेड इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स टू एड्रेस श्रिंकेज क्रैक्स। श्रिंकेज क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? कि टेम्परेचर इंक्रीज के कारण एक्सपेंशन का स्कोप हो, नहीं तो वहां पर थर्मल क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ओके ओके, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। देन 29, which of the following is not a limitation of the California bearing ratio used for designing flexible pavement? ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है, मतलब एक डिसएडवांटेज नहीं है, एक ड्रॉबैक नहीं है सीबीआर मेथड का। ठीक है, ये ऑप्शन है, टेस्ट कैन नॉट स्ट्रेस ऑन सबग्रेड। बताइए, बी ऑप्शन है, इट इज एन एम्पिरिकल टेस्ट फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड। ए ऑप्शन ऐसा पढ़िए आप, टेस्ट कैन नॉट कैलकुलेट स्ट्रेस ऑन सबग्रेड। ओके, बी देखिए, इट इज एन एम्पिरिकल टेस्ट फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड। एम्पिरिकल मेथड है, ये अप्रोक्सीमेट मेथड्स होते हैं, ये इनको ड्राइव तो कर नहीं सकते, तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स देंगे ये, तो एग्जैक्ट एनालिसिस तो कभी हो नहीं पाएगा, तो ये ड्रॉबैक है। ठीक है, स्ट्रेस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पर सबग्रेड सोइल पर, तो ये भी ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, इसने पूछा कौन सा एक ड्रॉबैक नहीं है। सी देखिए कि ये मेथड जो है दैट इज ईज एंड सिंप्लिसिटी, दैट इज इजी एंड सिंपल मेथड, तो ये तो कोई ड्रॉबैक नहीं हुआ ना, ये तो एडवांटेजेबल की। ठीक है, तो यही हो जाएगा। बात समझ में आती है? क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा एक जो पॉइंट है दैट इज नॉट दी डिसएडवांटेज ऑफ द सीबीआर मेथड। ठीक है, तो इसी मेथड से हम जो सबग्रेड है उसकी स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये तो ड्रॉबैक हो गया। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा ड्रॉबैक नहीं है, बी ऑप्शन है कि एम्पिरिकल मेथड है, तो ये भी ड्रॉबैक है क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलता। ठीक है, इंपेरिकल मेथड्स को हम ड्राइव नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये इंपेरिकल रिलेशंस गिवन होते हैं, तो यहाँ से एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा सारा। ठीक है, तो ये भी डिसएडवांटेज हो गया। सी ऑप्शन है, ईज एंड सिंप्लिसिटी, मतलब सिंपल मेथड है, तो ये तो कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ ना। यही पूछा था कि कौन सा पॉइंट जो है दैट इज नॉट इन डिसएडवांटेज ऑफ द मेथड। ये क्लियर सबको? 29 का सी, बताइए। ये तो एडवांटेज हो गया बल्कि, ठीक है, डिसएडवांटेज नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लोड कैपेसिटी ऑफ द डोवेल सिस्टम ऑफ ग्रुप इज अज्यूम्ड टू बी। बताइए, अगर आपने पढ़ा हो डिजाइन तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए, कितना लेके चलते हैं? बिल्कुल करेक्ट है आपका नवीन, 40% ऑफ द डिजाइन व्हील लोड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 31, द मेन ड्रॉबैक ऑफ सीबीआर मेथड इज दैट। बताइए, ए ऑप्शन है, डज नॉट कंसीडर द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबग्रेड सोइल। ठीक है, ड्रॉबैक पूछा है, मेन सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है सीबीआर मेथड का, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है ये। एक पॉइंट बोल रहा है कि इट डज नॉट कंसीडर द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबग्रेड सोइल। इस मेथड में हम सबग्रेड सोइल की जो स्ट्रेंथ है उसको कंसीडर नहीं करते। बी ऑप्शन है, डज नॉट गिव द थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल लेयर्स। इस मेथड में जो अलग अलग लेयर्स है उनकी थिकनेस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन गिव्स द टोटल थिकनेस व्हिच रिमेन्स द सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द कंपोनेंट लेयर्स। सी ऑप्शन बोल रहा है कि इस मेथड में केवल टोटल थिकनेस काउंट होती है, टोटल थिकनेस कैलकुलेट होती है। ठीक है, और अगर डिफरेंट लेयर्स में जो अलग अलग क्वालिटी के मटेरियल हमने यूज किए तो इसका भी उस टोटल थिकनेस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो गलत है नहीं ये तो। ठीक है, अगर आपने हाई क्वालिटी के मटेरियल्स यूज किए अलग अलग लेयर्स में तो उसका इफेक्ट आना चाहिए ओवरऑल थिकनेस पर, लेकिन इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ से टोटल थिकनेस कैलकुलेट होती है जो डिफरेंट लेयर्स में जो मटेरियल्स है उनकी क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती है, तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है इसका। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 31 का सी। कोई डाउट हो तो पूछिए, बताइए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ए वाटर बाउंड मैकेडम रोड इज एन एग्जांपल ऑफ। बताइए फटाफट, 32 ये तो बता सकते हैं, आप पहले भी डिस्कस किया है।
कोई भी बिटुमिनस मटेरियल हमने यूज कर लिया ना पेवमेंट डिजाइन में, तो वो हमेशा फ्लेक्सिबल पेवमेंट का एग्जांपल होगा। ठीक है, और हमने सीसी रोड अगर बनाया तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिजिड पेवमेंट, सीसी रोड या पीसीसी। ठीक है, ओके। 33 देखिए, ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज। ग्रुप इंडेक्स मेथड कैसा मेथड होता है? ए ऑप्शन है थ्योरेटिकल मेथड, बी है एन एम्पिरिकल मेथड बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड सोइल, सी देखिए एन एम्पिरिकल मेथड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबग्रेड सोइल, डी है ए सेमी एम्पिरिकल मेथड। बताइए, ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा है। 33 का बताइए। प्रदुमन बोल रहे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। इट इज एन एम्पिरिकल मेथड। ठीक है, एम्पिरिकल मेथड है, ड्राइव नहीं कर सकते इसके फॉर्मूले को हम। बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड सोइल। ठीक है, किस आधार पर ये मेथड, ये फॉर्मूला गिवन है? जो सबग्रेड सोइल की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको ये कंसिडर करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो ना ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला, तो वहां पर हम प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सोइल की, वो हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। 34 देखिए, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए कब हम प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगर 45 मीटर से ज्यादा लेंथ है तब उस केस में हम एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट्स कब प्रोवाइड करते हैं? जब लेंथ जो है दैट इज मोर देन 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर से ज्यादा लेंथ है तब उस केस में हम कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे, और अगर लेंथ जो है दैट इज मोर देन 45 मीटर तब हम एक्सपेंशन जॉइंट्स हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 देखिए, इन द डिजाइन ऑफ हाईवे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट शुड रेस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड। अभी डिस्कस किया। ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट कब प्रोवाइड करते हैं? 45 मीटर के गैप में, और कॉन्ट्रेक्शन 10 मीटर के लिए। ठीक है, तो यहां से तो पॉसिबल आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया, 45 मीटर एंड 10 मीटर। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबल आंसर है, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 36, in the CBR design method recommended by the IRC for the design of flexible pavement, the total thickness depends upon। ठीक है, बोल रहा है कि जो सीबीआर मेथड में जो टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन है सीबीआर वैल्यू ऑफ सोइल पर, केवल सीबीआर वैल्यू ऑफ सोइल पर। बी ऑप्शन है सीबीआर वैल्यू ऑफ सोइल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हील लोड। ठीक है, सोइल की सीबीआर वैल्यू पर और लोड के, व्हील लोड के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा। सी ऑप्शन है सीवियर वैल्यू ऑफ सोइल एंड नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर डे। ठीक है, सोइल की सीवियर वैल्यू पर तो डिपेंड करेगा, साथ में कितने कमर्शियल व्हीकल्स उस पेमेंट से पास हो रहे, गुजर रहे, इस पर भी डिपेंड करेगा। और डी ऑप्शन है सीवियर वैल्यू ऑफ सोइल एंड क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड्स। ठीक है, तो डी आंसर होगा। जब इसका एनालिसिस करते हैं तब वहां पर हम क्यूमुलेटिव लोड को भी कंसीडर करते हैं, और सीवियर वैल्यू पर तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। 37 देखिए, in a standard California bearing ratio test, sample height दिए 125 mm, the difference between the initial and final dial gauge readings is found to be 0.125 mm. What is the expansion ratio of the soil? बताइए एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला याद है किसी को? एक्सपेंशन रेशियो, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इट इज इक्वल टू चेंज इन डायल गेज रीडिंग डिवाइडेड बाय सैंपल हाइट इंटू 100। ओके, चेंज इन डायल गेज रीडिंग कितना दिया है? इनिशियल एंड फाइनल डायल गेज रीडिंग्स में डिफरेंस दिया है 0.125 mm। ठीक है, 0.125, एंड हाइट ऑफ सैंपल कितना गिवन है? 125 mm। ठीक है, इंटू 100, देख लीजिए कितना आ रहा है। इट इज इक्वल टू 0.1, विच इज ऑप्शन सी। ओके, कीजिए नोट।